जी, एसकेएस लिमिटेड इशूड 1 लाख, क्या है ये 1 लाख, दिस इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है ना, याद रखिएगा। दिस इज नॉट द अमाउंट, बिकॉज यहाँ पे रुपीज लगा हुआ नहीं है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है। सो एसकेएस लिमिटेड इशूड 1 लाख 8% डिबेंचर्स। ये 8% क्या है, 8% इज द rate of interest payable over these debentures of rupees 10 each. How much is the face value of these debentures? Rupees 10 is the face value of these debentures. ठीक है, issued at rupees 12, at rupees 12. So what will be the issue price of these debentures? Rupees 12 will be the issue price of these debentures, and these have been issued on 1st April 2018. तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, whether these debentures have been issued at par, premium or at discount. So we can see the face value is rupees 10, the issue price is rupees 12. So it means we have issued these debentures on premium. And how much premium? Premium of rupees 2 per debenture. Premium of rupees 2 per debenture. We have issued these debentures at a premium of rupees 2 per debenture. इसमें कोई डाउट किसी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The issue was fully subscribed in terms of the issue of debentures. Interest was payable yearly. क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है that is the interest have to be paid not on quarterly basis, not on the half yearly basis, but it will be paid yearly. ठीक है, at the end of the financial year. Interest and TDS were paid on 31st March 2019. आपको डेट दे रखी है कि कौन सी डेट पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और टैक्स डिडक्ट करना है। TDS was deducted on interest at the rate of 10%. 10% का रेट ऑफ TDS भी है, और मैंने हमेशा बताया आपको TDS कभी भी एनुअली कैलकुलेट नहीं होता है, TDS इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द लमसम अमाउंट। क्लियर है? तो अब हम देखिए फर्स्ट 2 जनरल एंट्री जो आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ऑन 2018 अप्रैल 1, ये जनरल एंट्रीज किस बात के लिए हैं? दीज जनरल एंट्रीज आर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट एंट्री में आपने मनी रिसीव किया, ठीक है, और सेकेंड एंट्री में उस मनी को आपने डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया, 8% डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया है। तो फर्स्ट जनरल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 12 लाख, and second entry is debenture application and allotment account debited to 8% debenture account to securities premium reserve account rupees 12 लाख रिसीव किया था, जिसमें से 10 लाख गया डिबेंचर्स में और 2 लाख गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। किसी के माइंड में अगर इन अमाउंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। हमारे पास में कितने डिबेंचर्स थे? हमारे पास में टोटल 1 लाख डिबेंचर्स हैं, और 1 लाख डिबेंचर्स को जब आप उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख एट द रेट ऑफ 10, तो आपके पास में डिबेंचर्स के सामने लिखने वाला अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। और उसी 1 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? इसी 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्रीमियम से, और रेट ऑफ प्रीमियम कितना है हमारा? रेट ऑफ प्रीमियम है रुपीज 2। तो जब 1 लाख को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया रुपीज 2 लाख प्रीमियम के सामने लिखने वाला अमाउंट। और बैंक के सामने लिखने वाला अमाउंट हमारे पास में कैसे आया? बैंक के सामने लिखने वाला अमाउंट कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपका 1 लाख था, इस 1 लाख को आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी इशू प्राइस से, ये इसकी इशू प्राइस 12 रुपीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 एंट्रीज हमने इशू के लिए कर दी। अब हमें नेक्स्ट एंट्रीज कौन सी डेट पे करनी है? नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन द क्लोजिंग डेट, दैट इज 2019 31st मार्च 2019। और क्या क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज होंगी। देखिए यहाँ पे 2 एंट्रीज कर रखी हैं। सबसे पहले एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। सो समझना ये कि अमाउंट कैसे आया। तो हमें क्वेश्चन में कितने डिबेंचर्स दे रखे हैं और किस रेट के दे रखे हैं? तो क्वेश्चन में उसने दिए हैं हमें टोटल रुपीज 10 लाख के डिबेंचर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 लाख डिबेंचर्स हैं जिनका फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख डिबेंचर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, तो उसका टोटल नॉमिनल अमाउंट हो गया 10 लाख, और 10 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करोगे
8% से, क्योंकि ये कौन से डिवेंचर्स थे, साफ साफ लिखा हुआ है 8% डिवेंचर्स। तो जब आप 10 लाख को 8% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹80,000 आ जाएगा। किसी के माइंड में कोई डाउट? ठीक है। अब ये जो 80,000 आया था, इस 80,000 पे आपको कैलकुलेट कर देना है 10%, क्योंकि टीडीएस का रेट दे रखा है आपको 10% का। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 10% ऑफ 80,000, तो 10% ऑफ 80,000 आ जाएगा आपका 8,000, जो कि टीडीएस पेबल के सामने लिख दिया 8,000, और बाकी का बचा हुआ 72,000 डिवेंचर होल्डर्स में आ गया। और उसके बाद का तो सिंपल है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 72,000, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 8,000। ठीक है। और ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट था 80,000 रुपीज का, इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इसको आप ट्रांसफर करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, अकाउंट नहीं लगाना इसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे इस एंट्री में आपने डिवेंचर इंटरेस्ट को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो यहाँ पे आपने इस डिवेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्लोज हो गया अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक और चीज ध्यान रखने वाली है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसे ट्रांसफर करोगे तो आप कौन से हेड में इसको ट्रांसफर करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये फाइनेंस कॉस्ट के हेड में जाता है, तो ये लिखना भी जरूरी होता है। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कोई डाउट बचा है तो वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा, क्लास ओवर होने के 10 मिनट्स बाद ही अपलोड हो जाएगा वीडियो। बिजनेस स्टडीज का भी अपलोड हो चुका है आज का मॉर्निंग का वीडियो, तो आप उस वीडियो में दोबारा से इसका ही रिकैप ले सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, रेनॉल्ट लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स हैं, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है, ये आपको अमाउंट नहीं दिया है। दिस इज द 10,000 और कितने रुपए वाले हैं, 9% डिबेंचर्स हैं ये। यानी कि इस पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा तो किस रेट से हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एट द रेट ऑफ 9%। और उनका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है इन डिबेंचर्स का ₹100 का। सो इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पे आपने इशू किया है इन डिबेंचर्स को। ठीक है। यानी कि इशू प्राइस कितनी हो जाएगी, जल्दी से सोचें और बताएं मुझे, व्हाट विल बी द इशू प्राइस। द इशू प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स विल बी ₹95। यस और नो? यस सर। है ना, 100 रुपए का यस फेस सर। वैल्यू है, 100 रुपीज के फेस वैल्यू पे अगर आप 5% डिस्काउंट, 100 रुपीज के फेस वैल्यू पे अगर आप 5% डिस्काउंट लेस करते हो तो आपका इशू प्राइस कितना हो जाएगा, ₹95 विल बी द इशू प्राइस। आगे देखिए क्या लिखा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि रिडीमेबल का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था, दैट इज रिडीमेबल का मीनिंग होता है क्या, यानी कि रीपेमेंट। तो आप इसको रीपेमेंट करेंगे, कब रीपेमेंट करेंगे, वो इसमें इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट करना है। लेकिन जो आप रीपेमेंट करोगे वो रीपेमेंट आप करेंगे किसमें, रीपेमेंट आप करेंगे प्रीमियम पर। द रीपेमेंट विल बी डन ऑफ दीज डिवेंचर्स ऑन अ प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे एक ये नई चीज आ गई, दैट इज रिडेम्पशन कर रहे हैं हम, और रिडेम्पशन हम कर रहे हैं प्रीमियम पे। जब भी हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो हमें एक एडिशनल एडजस्टमेंट करना होता है। आई रिपीट, जब भी हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो हमें एक एडिशनल अरेंजमेंट करना होता है एट द टाइम ऑफ इशू। किस बात का अरेंजमेंट करना होता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे जो आपको प्रीमियम की अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, उस प्रीमियम अमाउंट का अरेंजमेंट आपको एट द टाइम ऑफ इशू ही करना पड़ेगा। और इशू के टाइम पे हमें उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, उस जर्नल एंट्री का नाम होता है, ध्यान से देखिएगा मैं स्क्रीन पे लिख भी रहा हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। आप लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आप लोग भी लिखते जाइए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हम कब पास करते हैं, इसे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से।
इस जर्नल एंट्री को हम पास करते हैं जब हमें इसको यहां रख देते हैं हम, क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो। ये जो जर्नल एंट्री आपके सामने लिखी है मैंने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहली बात तो ये जर्नल एंट्री आप कौन सी डेट पे करोगे, और दूसरी बात किस सिचुएशन में करोगे। दो बातें आपको समझनी है। तो पहली बात कि ये जर्नल एंट्री आप कौन सी डेट पे करोगे, दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ इशू। आई रिपीट, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। द जर्नल एंट्री लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री आप कौन सी डेट पे करोगे, दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ इशू। क्लियर है। दूसरी बात, ये जर्नल एंट्री आप किस सिचुएशन में पास करोगे, दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द सिचुएशन वेयर द क्वेश्चन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट द debentures are redeemable, the debentures are redeemable at a premium। अगर डिबेंचर्स आपके पार पे रिडीम होते हैं, अगर डिबेंचर्स आपके यू कैन से दैट वन डिस्काउंट पे रिडीम होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो दैट इज द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीमेबल एट प्रीमियम, सिर्फ उस सिचुएशन में आप जो ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, और ये जर्नल एंट्री आप इशू के टाइम पे पास करेंगे। किस सिचुएशन में पास करेंगे ये जर्नल एंट्री आप, जब आपके जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे रिडीमेबल हैं। जब आपके डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीमेबल हैं तब आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। और ये जर्नल एंट्री कब पास करनी है, इशू के टाइम पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है। इसी जर्नल एंट्री में हम थोड़ा सा कुछ एडिशन कर देते हैं। देखिए, इशू के टाइम पे जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, सोच के देखिए। इशू के टाइम पे जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, द फर्स्ट जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू वी पास इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। हम इशू के टाइम पे पहली एंट्री पे क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस बार भी हम वही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री हम क्या पास करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट और 10% डिबेंचर अकाउंट और वट एवर इट में बी, जैसे इस क्वेश्चन में 9% डिबेंचर है। अब यहाँ पे मैं सेकंड जनरल एंट्री में कुछ चेंज होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड जनरल एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिए कि सेकंड जनरल एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा। फर्स्ट जनरल एंट्री तो वही रहेगी आपकी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन जो सेकंड जनरल एंट्री आपकी है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, उसको आप देखें क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और इसके बाद में आप नरेशन लिखेंगे। ये सेकंड जनरल एंट्री है, फर्स्ट जनरल एंट्री तो हमारी वही रहेगी। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या थी हमारी, फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी थी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट जनरल एंट्री में कोई चेंज नहीं बताया मैंने आपको। मैं आपको चेंज किस में बता रहा हूँ, मैं आपको सेकंड जनरल एंट्री में चेंज बता रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग, टाइप करना थोड़ा बड़ा है नरेशन, तो मैं टाइप नहीं करूंगा, नरेशन को मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड
and provision for premium on redemption of debenture created. I repeat. सर रिपीट। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूं मैं। इसका नरेशन क्या हो जाएगा इस जर्नल एंट्री का? जर्नल एंट्री तो आपके सामने विजिबल है आपको। इस जर्नल एंट्री का नरेशन क्या होगा? इस जर्नल एंट्री का नरेशन होगा being debentures allotted and provision for premium on redemption of debenture, provision for premium on redemption of debenture created. यस सर। ये जो हमने ये किया था ना, देखो एक तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो ये एंट्री हमने इसमें एडिशनल इसमें इंट्रोड्यूस कर दी। पहले तो हम सिंपल करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए दैट इज द रिडेम्पशन विल बी ऑन प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाता है दैट इज द रिडेम्पशन विल बी ऑन प्रीमियम, तो उस सिचुएशन में हमारी इशू के टाइम पे जो एंट्री होगी उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो क्या चेंज होगा आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। द चेंज विल बी दिस, दैट एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपने इन डिबेंचर्स को जो इशू किया है, क्या आपने इन डिबेंचर्स को पार पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया या प्रीमियम पे? यू हैव इशूड दीज डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो डिस्काउंट भी तो इस सेकंड जर्नल एंट्री में नजर आना चाहिए, तो वो भी लिख दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या करेंगे? ऑब्वियसली डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये है सेकंड जनरल एंट्री जो इस क्वेश्चन में पास की जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में ये सब पूछा ही नहीं है, लेकिन मेरा काम था एक्सप्लेन करना, क्योंकि जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तभी आप जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये सेकंड जनरल एंट्री होगी। अब इसमें अमाउंट कितने कितने आएंगे वो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। या लिखूं क्या? चलिए लिख देता हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने अकाउंट डेबिटेड के सामने कितना अमाउंट आएगा? जो अमाउंट आपने कैश में रिसीव किया है। हमने कितना अमाउंट कैश में रिसीव किया है? द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश विल बी कैलकुलेटेड एज on 10,000 shares at the rate of 95, it will be 9,50,000 on 10,000 debentures at the rate of 95, 9,50,000 आ जाएगा आपका कहाँ पे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने। फिर आती है बात कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने कितना आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने वो अमाउंट आएगा जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आपको प्रीमियम पे कितना पे करना है? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें प्रीमियम पे 5% पे करना है। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें प्रीमियम पे 5% पे करना है। 5% किसका? देखिए हमेशा याद रखना, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, परसेंटेज विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ओनली। चाहे आपने अपने डिबेंचर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया, चाहे आप उनको पार पे रिडीम कर रहे हैं, डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं या प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़े, ईच एंड एवरी परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ओनली एंड ओनली ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दोज सिक्योरिटीज।
चाहे वो परसेंटेज प्रीमियम का है, चाहे वो परसेंटेज डिस्काउंट का है, या फिर वो परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का है, कोई भी परसेंटेज आपको कभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो परसेंटेज हमेशा और हमेशा आपका कैलकुलेट होगा किस पे, विद ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट, ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दोज सिक्योरिटीज। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इन सिक्योरिटीज की नॉमिनल वैल्यू है 10 लाख, 10,000 पे 100 रुपीज की रेट से 10 लाख इनका नॉमिनल वैल्यू है। और 10 लाख का जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, जब आप 10 लाख का 5% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 50,000। इसके बाद में डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, तो डिस्काउंट ऑन इशू भी हमारा 5% है, तो फिर से हो जाएगा 50,000। इसके बाद में डिवेंचर के सामने कितना आएगा, 9% डिवेंचर के सामने, तो आपको याद होगा मैंने हमेशा आपको कहा है डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, नॉमिनल वैल्यू है 10,000 पे 100 रुपीज की रेट से ₹10 लाख। और फाइनली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के सामने कितना आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के सामने उतना ही अमाउंट आएगा जितना आपको प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें 5% का प्रीमियम पे करना है, सो दैट विल बी ₹50,000। आप टोटल करके देख सकते हैं कि डेबिट का टोटल हमारे पास में आ रहा है 10,50,000 का, और क्रेडिट का टोटल भी 10,50,000 का है। तो ये हमारी जनरल एंट्री जस्टिफाइड है। ये सेकंड जनरल एंट्री है जो इस क्वेश्चन में पास की जाएगी। फर्स्ट जनरल एंट्री तो हमारी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन सेकंड जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9,50,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट, सबको क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। यहां पे मैंने एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया है 50,000 से, और एक मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया है 50,000 से। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को कंबाइंड करके भी लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को कंबाइन करके ₹1 लाख डेबिट में लिखा जा सकता है, बिकॉज इन दोनों का नेचर सेम है। चाहे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बोलो या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बोलो, दोनों का नेचर सेम है, दोनों ही फिक्टिशियस एसेट हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इनको कंबाइन करके ₹1 लाख भी लिख सकता हूं। तो उस सिचुएशन में मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, उस सिचुएशन में मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी दिस वन, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹9,50,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। जब आप इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दोगे ना, तो कंबाइन करते समय इन दोनों अकाउंट का अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000। तो अगर आप चाहो तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को कंबाइन भी कर सकते हो। चलिए, ये तो था सारा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखें इस क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। इस क्वेश्चन ने कहा है शो द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्वेश्चन ने डिमांड किया है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, जिससे कि हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को देख सकें। ये लीजिए, क्लास ओवर होने का नोटिफिकेशन आ गया। मतलब पढ़ा तो पाते ही नहीं, उससे पहले तो ये क्लास ओवर होने आ जाती है। फिर आप लोग कहते हो कि सर जूम पे पढ़ो। गूगल मीट का यही तो बेनिफिट था, उस पर कभी भी क्लास ओवर होने का नोटिफिकेशन नहीं आता था। चलिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का अकाउंट आपके सामने बना हुआ है। इसमें मैंने डेबिट में लिखा है टू 9% डिबेंचर अकाउंट 50,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000। अब ये अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स में जो लिखा हुआ है ये कैसे आया। अब ये जो जनरल एंट्री आपने की है, इस एंट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू 9% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आ रहा है समझ में? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में टोटल अमाउंट है 1 लाख का, और उस 1 लाख में से 50,000 रिलेट करता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से, और बाकी का 50,000 रिलेट करता है किससे, 9% डिबेंचर से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 9% डिबेंचर का 50,000 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का 50,000, और पूरा का पूरा अमाउंट हमने क्या किया, हमने राइट ऑफ कर दिया 1 लाख रुपीज। कहाँ से,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट से। किसी के माइंड में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर इंस्टॉलमेंट में वो गिना था ना, तो फिर सर अलग अलग चलता रहेगा सर, या फिर ये पूरा ही आंसर है? ये पूरा आंसर हो गया। देखिए इंस्टॉलमेंट में तो रिडेम्पशन की बात कहा था उसने। यहाँ पे हमने जो चीज बनाया, हमने क्या चीज राइट ऑफ किया, हमने यहाँ पे रिडीम किए गए डिबेंचर्स को। देखो आप आपके स्क्रीन पे जो बना हुआ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या आपने यहाँ पे डिबेंचर्स को रिडीम किया क्या? नहीं, आपने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया है। आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया है। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट, ये आपने क्या किया है? आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया? नहीं, आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को राइट ऑफ किया है। तो जो ये आपको इंस्टॉलमेंट की बात इसने कहा है, वो इंस्टॉलमेंट तो इसने रिडेम्पशन के बारे में कहा है। जब डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने की जनरल एंट्री हम करेंगे, तब जरूर हम वो रिडेम्पशन के एंट्रीज फर्स्ट ईयर में 1000 के लिए, सेकंड ईयर में 2000 के लिए, थर्ड ईयर में 2500 के लिए, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। यहाँ पे हम रिडेम्पशन की एंट्रीज थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं। यस सर। और कोई डाउट बचा है किसी के माइंड में? तो मैंने बताया क्लास ओवर होने के जस्ट 10 मिनट्स बाद ये आपको अपलोड होके मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। DSC Ventures Limited had issued on 1st April 2018 10,009% debentures of ₹100 each at a 10% discount redeemable. After 4 years on 31st March 2022, it has a balance of securities premium reserve of ₹50,000. उसके पास securities premium reserve में 50,000 already available है। Show how the discount on issue of debenture will be shown in the balance sheet. तो सबसे पहले तो देखें कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है कितना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि 10% डिस्काउंट पे आपने इनको इशू किया है, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% किसका? 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है? 10,000। 10,000 10 रुपीज की रेट से टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 1 लाख रुपीज का। तो वो 1 लाख रुपीज का जो डिस्काउंट था आपका, उसको तो आपने किससे, 1 लाख में से आपने 50,000 का तो आपने राइट ऑफ कर दिया। कहां से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। ये क्या बोल रहा है आपका? सबसे पहले तो ये समझो कि आपके पास टोटल डिस्काउंट कितना है? 1 लाख रुपीज का। कैसा है 1 लाख रुपीज? कि आपके 10,000 डिबेंचर्स हैं और 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज की रेट से, 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज की रेट से आपका टोटल डिस्काउंट कितना है राइट ऑफ होने के लिए? टोटल डिस्काउंट हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज का। और ये जो 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट है, इसमें से 50,000 का डिस्काउंट तो हम राइट ऑफ कर देंगे किसमें से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से, क्योंकि सिक्योरिटीज SPR में हमारे पास 50,000 अवेलेबल था। बाकी का बचा हुआ जो 50,000 है, उसे आप कहां से राइट ऑफ करोगे? बाकी का बचा हुआ 50,000 हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से हेडिंग से हम इसको राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको राइट ऑफ करेंगे फाइनेंस कॉस्ट की हेड से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में लिखा सबसे पहले हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में टोटल 3 हेडिंग होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल तो हमने पहले ही पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। सेकंड हेडिंग आई आपकी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 1 बना के इसने लिखा है 50,000 नेगेटिव के लिखे हैं इसने, ब्रैकेट बना रखा है 50,000 के ऊपर। ठीक है, अब ये 50,000 नेगेटिव कैसे हो गए? देखिए आपके पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पॉजिटिव अवेलेबल है 50,000 का, जिसमें से आपने लेस किया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो 50,000 रुपीज का डिस्काउंट आपने लेस कर दिया उसमें से। बाकी का आपके पास में कितना बचा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 0 हो गया। ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे आपके पास कितना बचा? 0 बचा। इसके बाद में आपने और लेस किया। अब 0 में से अगर आप लेस करोगे बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ऑब्वियसली 0 में से जब हम 50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास जो 50,000 आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये होता है डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बैलेंस शीट। आई होप सबको अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आया होगा। कोई माइंड में डाउट बचा हो तो एक बार वीडियो को जब अपलोड हो जाए तो देख लीजिएगा और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है तो बोलिए। एक बार क्या वो नोटिफिकेशन आ जाता है ना सामने स्क्रीन पे, लास्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो बड़ी जल्दी माइंड में रहती है कि टॉपिक कहीं बीच में ना छूट जाए। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है 4 मिनट्स आर स्टिल रिमेनिंग, यानी हम एक क्वेश्चन और कर सकते थे अभी तो।
किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है किसी